नमस्कार दोस्तों। आज की जो चर्चा है हमारी, उसको शुरू करने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में आपको कुछ प्रश्न दिए थे, ज़रा उनको रिमाइंड करते हैं। उसमें पहला प्रश्न हमने करा था कि अगर किसी सतह पर हमने किसी कांच की एक बॉल को किसी रेशम के टुकड़े से रगड़ा था, तो दोनों पर 5 कूलाम आवेश आ गया था। तो हमने पूछा था कि किस पर कितना वज़न कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो चूँकि कांच की जब छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं, तो कांच पर हमेशा धनावेश आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ कमी होगी, तो इसका वजन कम हो जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा? इस कूलाम से आप पहले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, 5 कूलाम में 1.6 10 की घात -19 से भाग दे करके, और फिर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी उसके हिसाब से 9 × 10 की घात -31 इतने किलोग्राम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि दोनों पर 2.8 × 10 की घात -11 किलोग्राम वज़न का फ़र्क पड़ जाएगा। कांच का वज़न इतने किलोग्राम कम हो जाएगा और रेशम का वज़न इतने किलोग्राम बढ़ जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न था जिसमें कि हमने पूछा था कि एक स्टेटमेंट था जिसमें कंघे को बालों से रगड़ने पर 3.2 10 की घात माइनस में 20 कूलाम धनावेश उत्पन्न हो गया था। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है? तो पहली गलती तो यही है कि ये वाला आवेश संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर इससे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे 1.6 10 की घात -19 से भाग दे करके, तो आप पाएंगे 0.2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण गुणक के रूप में ही कोई आवेश संभव हो सकता है। तो इसलिए तो एक तो सबसे पहले इस मान में गलती है, और दूसरा जब कंघे को बालों से रगड़ते हैं तो कंघा हमेशा ऋणावेशित होता है, तो इसलिए उन दोनों मानों में गलती है। तीसरा है कि हमने कहा था कि एक चालक गोले को 8 × 10 की घात -16 कूलाम आवेश दिया हुआ है, धनावेश। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों से किस तरह से छेड़छाड़ करें कि ये अनावेशित हो जाए। तो इसको अनावेशित करने का मतलब है इस पर इतना ही ऋणावेश दे दें। तो इतना ही ऋणावेश देने का दिया तब जाएगा जब आप इस पर इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो तो आप 1.6 10 की घात -19 से भाग देकर निकाल लीजिए। आप हल करके देखेंगे तो संख्या आएगी 5000। तो 5000 इलेक्ट्रॉन आप इस पर डाल दीजिए, ये जो चालक गोला है आपका अनावेशित हो जाएगा। तो आप अपने आंसर से मैच करके देख लीजिएगा। चलिए आज की चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आज हम फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम, उनके बारे में जिक्र करते हैं। और कूलाम का जब नियम आता है, उनका नाम आता है, तो भौतिक जगत में एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम है जो विद्युत से जुड़ा हुआ है। और वो नियम व्याख्या करता है कि निर्वात में किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किस किस बात पर निर्भर करता है। मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदु आवेश है। यहाँ मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश से तात्पर्य यही है कि जैसे हम आकाश में अगर तारों को देखें तो तारे हमें बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो बिंदुवत तो नहीं है। उनका आकार तो हमारी पृथ्वी से भी कई हज़ार या कई लाख गुना बड़ा हो सकता है। तो उनका आकार बड़ा होने के बावजूद वो हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि उनका आकार उस दूरी के सामने बहुत बहुत छोटा है। तो इसलिए उस तारे को हम बिंदु के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरीके से जब जिन सतहों पर जिन पर आवेश फैला हुआ है, अगर उनका आकार उनकी खुद के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तो हम इन आवेशों को बिंदु आवेश की संज्ञा देते हैं। और अगर निर्वात में इस तरह से 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो कूलाम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उस बल का मान डिपेंड करता है उन आवेशों की मात्रा और उनके बीच की दूरी पर। और किस तरह से करता है कि ये जो बल है ये इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक होता है। इसका मतलब है जितना आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही उनके बीच में लगने वाले बल का अनुभव ज़्यादा होगा। आवेश की मात्रा बढ़ा देने पर बल बढ़ जाएगा, आवेशों की मात्रा घटा देने पर उनके बीच में बल का मान घट जाएगा। और दूरी पर किस प्रकार से? दूरी पर कूलाम कहते हैं कि ये बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। इस नियम को हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इस नियम को प्रीस्टले और कैवेंडिश ने भी किया था इस्तेमाल। तो यहाँ पर कूलाम कहते हैं कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, जिसको हम कूलाम बल भी कहते हैं, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास रिजल्ट आता है F प्रोपोर्शनल टू
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या F इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो हमारा कांस्टेंट है ये हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है कि आप आवेश की जो मात्रक ले रहे हैं वो किस कोटि के ले रहे हैं, किस ऑर्डर के हैं, और उनके बीच की दूरी आप किस मात्रक में कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम आवेशों के बीच की दूरी को मीटर में, आवेशों को कूलाम में और बल को न्यूटन में कंसिडर करें तो एसआई यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट में हमारी जो के की वैल्यू होती है वो 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इतनी होती है। जबकि अगर हम आवेशों को स्टेट कूलाम में, उनके बीच की दूरी को सेंटीमीटर में और बल को डाइन में कंसिडर करें तो आप देखिए एक स्टेट कूलाम एक कूलाम आपका 3 × 10⁹ होता है, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁸, और दूरी को आप बदल रहे हैं सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 10⁴, और ये डाइन बना रहे हैं आप न्यूटन के तो ये होते हैं 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिलाकर के आप पाएंगे के की वैल्यू आपकी वो 1 हो जाती है सीजीएस सिस्टम में। यानी कि सीजीएस सिस्टम में हमारा फॉर्मूला सीधा बन जाता है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो के फैक्टर है आगे चल के हम इसको अपने सुविधा के लिए एक नई टर्म में भी कंसिडर करेंगे, और वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सीधा के से डिनोट करेंगे, और ये एप्सिलॉन नॉट जो नया फैक्टर हमको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और ये एक ऐसी भौतिक राशि है, किसी माध्यम का अपना एक ऐसा गुण है, बल्कि निर्वात का गुण है जो ये प्रदर्शित करता है कि दोनों आवेशों के बीच का बल कितना लगेगा। अगर हम निर्वात की जगह कोई दूसरा माध्यम ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम माध्यम बदल दें, कोई दूसरा ले लें, तो उस समय हम एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देते हैं किसी और माध्यम के लिए एप्सिलॉन में, और उसको हम कहते हैं उस समय किसी माध्यम की विद्युतशीलता। हर माध्यम की विद्युतशीलता वो भौतिक राशि है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को के प्रभाव को दर्शाती है। अगर हम देखें यहाँ पर किसी और माध्यम की उपस्थिति में इन दोनों बलों आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कर रहे होते तो माध्यम की उपस्थिति में ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता। अगर ये निर्वात में है तो मैं इसको F0 से प्रदर्शित करूं, और किसी माध्यम में मान लीजिए F कहूँ तो ये हो जाएगा 1/k का मान हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर किसी माध्यम के लिए। लेकिन वही फॉर्मूला हमारा निर्वात के लिए F0 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जरा आप देखिए दोनों को अगर डिवाइड कर दें F0 अपॉन F तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा F0 अपॉन F। आप कैलकुलेट करिएगा तो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखिए, एप्सिलॉन तो है माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। ये दोनों विद्युतशीलताएं एक माध्यम की एक निर्वात की है। इन दोनों का जो रेशो है इसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं उस समय उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये रिलेटिव बन गई आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको एक नया नाम देते हैं परावैद्युतांक। इसको विशिष्ट विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। ये अपने आप में परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और इसको हम K से डिनोट करेंगे, यानी कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक ये बताता है कि वो माध्यम निर्वात की तुलना में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कितने गुना दर से प्रभावित कर सकता है। और आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहाँ से ये जो हमारा फॉर्मूला है ये नया रूप ले लेगा फोर्स का, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
ये किसी भी माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला बना। और आप देख रहे हैं कि ये k के व्युत्क्रमानुपातिक दिख रहा है, यानी कि जितना k का मान बढ़ता जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ेगा, उतना ही दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान घटता जाएगा। तो k का मान कितना हो सकता है, इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए, k का मान सबसे कम निर्वात के लिए होता है, और निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु, इन दोनों के लिए हम k का मान 1 लेते हैं, जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू है। बाकी जितना माध्यम सुचालक होता चला जाएगा, उतना ही k का मान बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम शुद्ध पानी के लिए लें तो पानी के लिए k का मान 81 होता है, 81। और अगर करते चले जाए किसी बिल्कुल सुचालक पदार्थ की बात करें, पूर्णतः सुचालक, तो उसके लिए k का मान इन्फिनिटी हो जाता है। इसका मतलब है कि आप देखिए, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच अगर निर्वात था और उनके बीच लगन, तो यहाँ देखिए, अगर दोनों आवेशों के बीच निर्वात होने पर उनके बीच लगने वाला बल F का मान लीजिए x है, तो उन दोनों के बीच जल की कोई लेयर अगर यहाँ पर उपस्थित है, तो उसकी उपस्थिति में नया F का मान x/81 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में F का मान k के व्युत्क्रमानुपातिक है। यानी कि अब बल केवल 81वां भाग रह जाएगा। देखिए, काफ़ी फर्क पड़ गया। तो हम देख रहे हैं कि k का मान 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि k लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये k की अपने आप में लिमिट है। अब यहाँ ये भी तो प्रश्न जाग सकता है कि जो ये हमारा फॉर्मूला कूलाम के द्वारा दिया गया है कि दो आवेशों के बीच बल का मान इस तरीके से इन दोनों पर निर्भर करता है, आवेशों पर और उनके बीच की दूरी पर, तो प्रश्न आता है कि भाई ये कैसे पता लग गया होगा? क्या गोलों को आवेश दे करके उनके बीच बल की गणना की होगी या कुछ और तरीका? तो देखिए, बड़ा सरल तरीका उन्होंने अपनाया। देखिए, हमने पीछे अध्ययन किया है कि अगर किसी एक आवेशित छड़ को किसी दूसरी अनावेशित छड़ से हम संपर्क में लाएं, तो इसका आवेश भी इस पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वितरण है आवेश का, वो इसके साइज और इसके साइज दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर सुविधा की दृष्टि से हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास एक जैसे दो गोले हैं, उनमें से यदि हम एक गोले को Q आवेश दें और अब इस आवेशित गोले को इससे टच करके अलग रख दें, फिर चालन होने के कारण जो सतह है वो चालक है, उसके कारण इसका सारा धनावेश दोनों पर बराबर बराबर बढ़ जाएगा। और जब आप अलग करेंगे तो अलग करने के बाद ये आवेश दोनों पर Q/2 एक जैसा उपस्थित हो जाएगा, दोनों गोले एक समान होने पर। इसी गुण का कूलाम ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया कि एक अलग तरह का पेंडुलम इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं टॉर्सन पेंडुलम, ऐंठन वाली तराजू। उसे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि किसी धागे या किसी तार में हम जब किसी बाह्य बल के अंतर्गत जब उसमें ऐंठन आती है, तो उस मरोड़ या उस ऐंठन का तनाव ज्ञात करके हम बाहरी आरोपित बल की गणना कर सकते हैं। तो इस टॉर्सन पेंडुलम की भी कूलाम ने ही आविष्कार किया था, तो उसका ही इस्तेमाल कैवेंडिश ने भी किया था गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या के लिए, उसकी पुष्टि के लिए कि दो द्रव्यमान युक्त कणों के बीच में लगने वाला बल जो होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने इसी तरीके से दो आवेशित एक जैसे आकार के समान आवेशित गोले लिए, एक को आवेशित करके दूसरे से टच करके दोनों को समान आवेशित कर लिया। मान लीजिए दोनों पर आवेश की मात्रा Q/2, और उन दोनों को एक निश्चित दूरी पर रख करके इनके बीच में लगने वाला बल उस टॉर्सन पेंडुलम से कैलकुलेट किया। फिर उन्होंने क्या किया कि आवेश को तो रखा कांस्टेंट निश्चित, यानी कि आवेश परिवर्तित किए बिना इनके बीच की दूरियों को बदला और अलग अलग दूरियों पर उन्होंने जो प्रेक्षण लिए उस आधार पर तो रिजल्ट निकाला, जो हमारा फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², उससे तो उन्होंने R से संबंध जोड़ा और एक बार R को कांस्टेंट किया, यानी कि इनके बीच की दूरी को निश्चित रखा,
और निश्चित रखने के बाद अलग अलग आवेश की मात्रा दे करके, और आवेश की मात्रा देने का तरीका यही है कि किसी एक थर्ड बॉल और लीजिए, एक बार इसको इससे टच करा करके फिर अलग रख दीजिए, तो इसका आवेश और आधा हो जाएगा और इसका आवेश पूर्वत q/2 रहेगा। तो उन दोनों के बीच में बल कैलकुलेट किया, फिर एक बार इसको इससे टच कर दिया तो इसका और इसका मिल करके आधा हो जाएगा। और इस तरीके से बारी बारी से आवेश की मात्रा परिवर्तित करते हुए उन्होंने जो बल की गणना करी उसके आधार पर Q1 और Q2 के बीच F का संबंध स्थापित किया। तो इस तरीके से कोई उन्होंने आवेश की मात्रा, निश्चित मात्रा डाल करके ये संबंध स्थापित नहीं किया। एक प्रयोगात्मक विधि से उन्होंने स्थूल यानी कि एक मैक्रो सिस्टम के पद्धति से, जिसमें कि किसी बड़े गोले को या किसी सामान्य आकार के गोले को आवेशित करके उनके बीच में लगने वाले बल का अध्ययन करते हुए ये संबंध स्थापित किया। लेकिन क्या वास्तव में ये अगर बड़े गोलों के लिए था, तो क्या ये छोटे बिंदु जब आवेश के बीच की दूरी बहुत कम होगी, जैसे कि एटॉमिक साइज होता है जो कि लगभग 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का, इंट्रा एटॉमिक जो स्पेस होता है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, तो क्या वहाँ पर भी ये नियम लागू होगा? तो आज हम देखते हैं कि हमारे इस ऑर्डर पर भी, यानी कि बहुत सूक्ष्म दूरियों पर भी ये नियम वैसे ही लागू होता है जैसे कि बड़े आकार के या बड़ी मात्रा के आवेशों के बीच में। तो इस तरीके से हमारे इस नियम की उन्होंने जो है व्याख्या की, जो आज भी पुष्ट है, और हम इस फॉर्मूले को कूलाम्ब के नियम के रूप में या कूलाम्ब फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला जब भी बल का फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है, तो हमारे पास वही फॉर्मूला है कि F = 1/4πε0K × Q1 Q2/r²। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि अगर दोनों आवेशों के मान को 2 गुना कर दिया जाए, जो आवेश हम ले रहे हैं उनके मान को अगर 2 गुना कर दिया जाए, तो कूलाम्ब के अनुसार वो बल 2 × 2 यानी कि 4 गुना हो जाएगा। और अगर आवेश को 2 गुना करने के साथ साथ उनके बीच की दूरी को भी 2 गुना कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि आवेश तो 2 गुना होने के कारण आपका जो न्यूमरेटर है, अंश है, वो 4 गुना हो जाएगा, और दूरी भी 2 गुना कर दी, इसलिए वो 2 का वर्ग यानी कि वो भी 4 गुना हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि बल का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग आवेश या आवेश निश्चित रखते हुए अलग अलग दूरी के आधार पर हम बल की गणना करके इस नियम की पुष्टि भी कर सकते हैं। देखिए, इसकी पुष्टि के लिए मान लीजिए एक हमारे पास एक बॉल है, चालक गोला है, और उसको हमने किसी आलंबन बिंदु से लटका रखा है, और इसी तरह का एक दूसरा गोला है हमारे पास, चालक गोला, जो किसी ऊष्मा ये विद्युत रोधी स्टैंड से पर टिका हुआ है। मान लीजिए हम इसको +Q चार्ज दें। अब इस गोले को इससे टच करके हम अलग कर दें, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था दोनों पर ये आवेश आधा आधा रह जाएगा। तो इस पर भी पॉजिटिव में +Q/2 और इसमें भी पॉजिटिव में +Q/2। इनको एक दूसरे से कुछ दूरी पर हम सेट कर दें। इसका हैंडल पकड़ के हम इसको आगे पीछे चला सकते हैं, इसको हमने फिक्स कर रखा है। तो हम देखेंगे कि इसका धनावेश के कारण अब इसके धनावेश पर एक प्रतिकर्षण बल काम करेगा, तो ये गोला अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो उस कोणीय स्थिति को हम देख रहे हैं कि इतना कोण ये झुक जाएगा। उसके लिए हम अगर इस पर इस दिशा से एक प्रकाश डालें और उसके दूसरी तरफ एक पर्दा रखा हुआ है, और उस पर्दे पर हम यहाँ पर एक कोणीय पैमाना बना लें और उस पैमाने को कैलिब्रेट कर लें, यानी कि उसमें हम अंश अंकित कर दें, तो ये परछाई जो पीछे बनेगी, उस परछाई को हम देख करके पता लगा सकते हैं कि ये कितने कोण ये गोला अपनी जगह से इस आवेश की उपस्थिति के कारण हट गया। अब इसी क्रम में मान लीजिए हम एक इसी आकार का एक गोला ये है, एक गोला चालक हमारा ये है। बारी बारी से हम क्या कर रहे हैं अब की बार कि इस गोले से इसको टच करके और इस वाले गोले से इसको टच करके दोनों के आवेश को फिर दोबारा से हमने Q/2 से Q/4 कर दिया। इसी तरीके से Q/4 दोनों पर यहाँ रह जाएगा। अब आप इसको हटाइए, और अब की बार इन दोनों के बीच की दूरी को पहले से R से
r/2 कर दें, हम आधा कर दें। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ आवेश की मात्रा पहले से कितनी हो गई, आधी, यहाँ भी पहले से आधी, लेकिन हमने साथ के साथ दूरी को भी आधा कर दिया है। और अब फिर दोबारा से इस गोले को उस आधी दूरी पर रख करके इसके कोणीय विक्षेप को हम फिर उसी प्रकाश की रोशनी से जो बनने वाली परछाई है, उस परछाई के माध्यम से देखें तो हम पाएंगे कि ये गोला जितना विक्षेपण पहले आया था उतना ही विक्षेपण अब फिर दोबारा से आएगा। इससे पुष्टि हो रही है कि पहली स्थिति में जब आवेशों की मात्रा दोनों पर Q1 भी Q/2 थी और Q2 भी Q/2 थी और R का मान हमने R रखा था, तो इससे पता चला कि यदि बल F है तो नई स्थिति में जो हमने पहला आवेश Q/4 किया, ये वाला भी आवेश Q/4 किया और R का मान आधा कर दिया R/2, तो हमने पाया कि लगने वाला बल फिर दोबारा से F रहा। इसकी ये तो प्रायोगिक पुष्टि रही। इसको जरा फॉर्मूले से वेरीफाई करके देखें तो पहली स्थिति में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो एक कांस्टेंट जो हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के लिया था, K × Q1 Q2 यानी कि Q²/4/R² यानी कि R² होगा। और दूसरे केस में जब हमने टच करके फिर दोबारा से ये प्रयोग किया इन आंकड़ों के साथ, तो नया जो बल होगा वो K × Q हो गया हमारा Q/4 और Q2 भी Q/4, तो ये हो जाएगा Q²/16 और दूरी हो गई हमारी R/2, तो इसका स्क्वायर R²/4। जरा दोनों को कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा K × Q²/4R², और ये भी हो जाएगा K × Q²/4, इससे कैंसिल 4 टाइम हो जाएगा तो 4R²। आप देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो भी हमारे यही शो कर रहे हैं कि दोनों स्थितियों में बल का मान बराबर होगा। तो हम इस तरीके से प्रयोग के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं। तो फाइनली कि किसी माध्यम के परावर्तनांक वाले माध्यम में परस्पर r दूरी पर स्थित दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है, जिसको हम कूलाम का बल भी कह देते हैं, कूलाम बल, वो बल F, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स Fe से हम डिनोट करेंगे, उसका मान हमने निश्चित किया 1/4πε0K × Q1 Q2/R²। ये हमारा फाइनल विद्युत बल का फॉर्मूला हुआ। अब इस फॉर्मूले से देखिए कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर K का मान जो कि परावैद्युतांक माध्यम की विशेषता को बता रहा है। इसमें अगर हम ये कहें कि माध्यम की उपस्थिति में अगर R दूरी थी और मान लीजिए कि अब इन्हीं दोनों आवेशों को हम निर्वात में रखें, निर्वात में इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखें कि फिर दोबारा से उनके बीच इतना ही बल काम करे, यानी कि Fe का मान नई परिस्थिति में निर्वात में भी इतना ही हो, तो उस स्थिति में हमने 4/ε0 K का मान 1 मान लिया, क्योंकि निर्वात के लिए 1 होता है। आवेश हमारे वही है, लेकिन हमें दूरी बदलनी पड़ेगी। मान लीजिए वो दूरी R' है, तो ये हो जाएगी R'²। तो इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि 1/K × R² = 1/R'², यानी कि नई जो डिस्टेंस होगी जिसको हमने निर्वात में माना था वो होगी R × √K। इसका मतलब है कि अगर माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच अगर किसी दूरी पर जो बल आरोपित हो रहा है, उस दूरी को हम निर्वात में अगर निर्वात के तुल्य हम बदलना चाहें तो वो मान उस दूरी का √K गुना होगा। जैसे कि हम ये कहें कि जल की उपस्थिति में मान लीजिए पानी के लिए हम K जानते हैं 81 होता है, तो अगर मान लीजिए कि पानी की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच बल का मान लीजिए F है, तो निर्वात में हम उस दूरी को यदि ये बल R दूरी पर काम कर रहा था, तो निर्वात में वो जो दूरी है वो दूरी इस दूरी का √81 गुना, यानी कि 9R, यानी कि हम उस दूरी को निर्वात की 9 गुना दूरी में तुल्य के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दो आवेश हमारे पास हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी मान लीजिए R है और ये निर्वात में रखे हुए हैं। अब अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई एक हम किसी माध्यम की एक पट्टी रख दें, पूरी तरह से माध्यम नहीं भरा बल्कि एक पट्टी रख दी है जिसकी मोटाई मान लीजिए x है, तो इसका मतलब है दोनों आवेशों के बीच निर्वात वाला जो स्थान है, निर्वात द्वारा घिरा हुआ स्थान, वो हमको दिखाई दे रहा है R - x,
और जो पट्टी है, जो माध्यम है, जिसका परावर्तनांक हम k कह रहे हैं, उसके द्वारा घिरा हुआ है x। तो इस माध्यम को हम निर्वात में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो बाकी शेष हमारा पट्टी वाला स्थान है, उसके तुल्य जो माध्यम होगा, तुल्य स्थान होगा, वो हो जाएगा इसके द्वारा घेरे गए स्थान यानी कि x का √k गुना। इसका मतलब है कि नेट जो हमारा स्थान होगा, स्पेस होगा इन दोनों के बीच में निर्वात के तुल्य, तो वो रह जाएगा r - x प्लस x √k। यानी कि अब हम माध्यम की बजाय हम ये मान सकते हैं कि दो आवेश, वही दोनों आवेश एक दूसरे से अगर इतनी दूरी रखे होते तो भी उनके बीच में उतना ही बल कार्य करता। इसी फॉर्मूले से देखिए जो हमारा k है फैक्टर, यह हमने पीछे देखा था कि k की वैल्यू हमने निकाली थी ε/ε0। तो हम k को डिफाइन भी कर सकते हैं कि किसी माध्यम का परावर्तनांक उसकी विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि ये दोनों विद्युतशीलताओं का अनुपात है, इसका मतलब है कि ये राशि मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। वहीं हमने पीछे एक फॉर्मूला ये भी देखा था कि निर्वात में जो बल काम कर रहा था दो आवेशों के बीच और उस माध्यम की उपस्थिति में, उन दोनों का भी अनुपात k आया था। तो हम यहाँ पर k को बल के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में कुछ दूरी पर रखे हुए दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और उतनी ही दूरी पर उन्हीं आवेशों के बीच उस माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। और ये भी बल का अनुपात है, इसलिए यहाँ से भी स्पष्ट है कि k का कोई मात्रक नहीं होता। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ε0 है हमारी विद्युतशीलता है, ज़रा उसको ट्रांसफ़र करें तो ε0 हो जाएगी हमारी, ट्रांसफ़र करने पर 1/4 पाई, इसका स्थान f ले लेगा, इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ से हम जो विद्युतशीलता है उसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आवेश का मात्रक हमारा कूलाम स्क्वायर अपॉन बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र। देखिए कूलाम का विमीय सूत्र होता है 80, तो ये 80 का स्क्वायर अपॉन न्यूटन बल का है, तो वो हम जानते हैं mL/t-2, और दूरी के लिए L होता है तो उसका स्क्वायर, ज़रा इसको इकट्ठा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा m-1 और L3 ऊपर आकर के L-3 और T आपका 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऑलरेडी है तो T4 और A आपका 2 बन जाएगा। ये ε0 का विमीय सूत्र होता है। तो इस तरीके से हम विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए इसी फॉर्मूले में अगर मैं इसको मिटाता हूँ इतना, इस फॉर्मूले में हम जानते हैं कि Fe दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, उसका मान 9 × 10⁹ बटे k इंटू Q1 Q2/r², क्योंकि हम इसका मान पीछे पढ़ चुके हैं, 9 × 10⁹ होता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम Q1 = Q2 = 1 कूलाम, यानी कि वो जो दोनों आवेश हैं दोनों 1 कूलाम के हैं, और मान लीजिए उनके बीच की दूरी है 1 मीटर, r का मान भी हमने 1 मीटर कर दिया। दोनों के बीच कोई माध्यम नहीं है, यानी कि निर्वात है, इसलिए हम k का मान वहाँ पर 1 इस्तेमाल करें। और इन सब आंकड़ों को अगर यहाँ भर दें तो हम देखेंगे कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान वो होगा आपका 9 × 10⁹ न्यूटन। और अगर मैं कहूँ कि दोनों आवेशों के बीच अगर बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन कर दिया जाए और दोनों आवेश आपके एक समान हैं, इन सारी बातों को लागू करते हुए हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे कि वहाँ Q1 = Q2 और वो आपका अगर Q है तो उसको कैलकुलेट करके देखेंगे, वो आ जाएगा 1 कूलाम। कि यहाँ से हम 1 कूलाम की भी परिभाषा निकाल सकते हैं कि 1 कूलाम वो दो सजातीय आवेश होंगे जो परस्पर निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखने पर एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। तो यहाँ से आप 1 कूलाम को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगली चर्चा में हम दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है उसकी उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले गुरुत्वीय बल से उससे तुलना करेंगे।